जय हिंद। स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों, आप लोग के लिए BSSC का जो अभी आप लोग का आया है, BSSC का एग्ज़ाम जो होने वाला है, तो उसका प्रैक्टिस सेट इससे पहले आप लोग करवाए। तो आप लोग का कमेंट आया था जो भी प्रैक्टिस सेट है उसका क्वेश्चन आप पूरा करवाए, ताकि एक पर्सन से कम 10 क्वेश्चन बन सके। और अभी आप लोग को हम क्लास करवाने वाले हैं, आप पूरा क्लास देखिए, उसके बाद आप ऑटोमेटिक कहिएगा जो एक क्वेश्चन पढ़े और 10 क्वेश्चन बन चुका है। इसमें कैसे बनेगा वो आप लोग को अभी हम यहाँ पे एक प्रश्न का पूरा डिटेल से आप लोग को हम बताने वाले हैं। इस तरह से कुछ ग्राफ बना के आपको एक एक चीज़ आपको हम समझाएंगे, तो इसीलिए आप पूरा क्लास जरूर देखिएगा। और आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अगर क्लास देखते हैं उसके बाद आप लोग बताइएगा तो क्या इसी तरह से आपका क्लास लिया जाए। अगर ऐसे क्लास आप पढ़ लेते हैं तो समझिए 10 प्रश्न पढ़ें तो 10 प्रश्न का मतलब हुआ आपको, यानी कि 100 प्रश्न का उत्तर आपके पास आ चुका है। जैसे कि देख सकते हैं, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब बैकन ऑल कर लीजिएगा। कहा गया 51 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे दिया हुआ है। कहा गया है विकर्मूर्त होते हैं, क्या होते हैं? यहाँ पे ऑप्शन दिया था वसा, शर्करा, प्रोटीन और विटामिन। तो देखिए इसके बारे में जिससे जानना है तो विकर्मूर्त प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। अब इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न यहाँ पे है सभी प्रश्न आपको बन जाएगा। अब कैसे बनेगा? इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आपको दिया गया है सभी प्रश्न को आप बना सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा पेन को बड़ा कर देते हैं। हाँ ठीक है। उसके बाद देखिए ये प्रोटीन का होता है। आप देखिए कहा गया है प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। आपसे पूछ लेगा प्रोटीन एक क्या है, तो एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन 20 एमिनो अम्ल से मिलकर बनता है। प्रोटीन कितना अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है? 20 एमिनो अम्ल के साथ मिलकर बनता है। उसके बाद कहेंगे सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। सभी प्रोटीन में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद का पॉइंट हो जाएगा प्रोटीन के खोज जे बर्जेलियम ने किया था। देखिए आप प्रोटीन का खोज आपसे कभी पूछ लेगा तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। प्रोटीन शरीर की ऊर्जा एवं शरीर निर्माण के लिए अनिवार्य है। प्रोटीन कौन कौन चीज़ के लिए? तो शरीर में ऊर्जा और शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक है, तो इसीलिए हम लोग प्रोटीन युक्त चीज़ खाना पसंद करते हैं। उसके बाद का पॉइंट कहा गया प्रोटीन की कमी से क्वाइसियोकर और मरामर्स जैसे रोग बन सकते हैं। तो इतना प्रश्न आपको बन गया सिर्फ एक प्रश्न से। ठीक है, तो इस तरह से चलिए हम लोग सेकेंड में प्रश्न देखते हैं। और आपको सिर्फ 10 प्रश्न करवाने वाले हैं, और 10 प्रश्न में आप देखिएगा आपको कितना चीज़ सीखने के लिए मिलेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कहा गया है यहाँ पे मायोपिया के रोग को किसके निवारण के लिए चाहिए होता है? किसके निवारण के लिए चाहिए होता है? अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है अवतल लेंस, उत्तर लेंस, व उत्तर लेंस और लेंस प्रत्यारोपण। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि मायोपिया के रोग से निवारण के लिए अवतल लेंस का क्या होना चाहिए? प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ से देखिए इसका डिटेल में दिया गया, कहा गया मायोपिया रोग नज़दीक की वस्तु को देख लेता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। मायोपिया रोग जिसको हो जाता है तो वह क्या करता है? नज़दीक की वस्तु को देख लेता है लेकिन दूर की वस्तु को वह नहीं देख पाता है। उसके बाद कहा गया मायोपिया में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के कहाँ बनता है? आगे बनता है। जैसे हमारा आँख होता है तो आँख के पीछे जो ये रेटिना लगा हुआ रहता है, तो ये कहा गया रेटिना पर यहाँ पे प्रतिबिंब न बन के और कहाँ बनता है? रेटिना के आगे बन जाता है। ठीक है, जिस कारण से ये रोग हो जाता है। उसके बाद कहा गया यहाँ पे दूरदृष्टि दोष रोगी को उत्तर लेंस का प्रयोग करना चाहिए। आप देखिए प्रश्न पूछ लेगा किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हुआ है तो किस लेंस का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उत्तर लेंस का प्रयोग करेंगे। फिर पूछ लेगा आपको जरा दृष्टि दोष को रोगी को द्विफोकस लेंस या उभयतर लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अगर जरा दृष्टि दोष हुआ है तो द्विफोकस लेंस या उभयतर लेंस भी किया जाता है प्रयोग। तो इस तरह से आपको देख सकते हैं एक प्रश्न में कितना क्वेश्चन बना है। तो आप लोग अब नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए क्या इसी तरह से आपका क्लास लिया जाए, या आपको सिर्फ हम क्वेश्चन और आंसर बता देते हैं उस टाइप की क्लास लिया जाए। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब बैकन ऑल कर लीजिएगा। चलिए आगे का प्रश्न है यहाँ पे 53 नंबर दिया गया है। कहा गया है सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? किस यंत्र से मापी जाती है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए यहाँ पे आप इसका लिखे हैं हाइग्रोमीटर के सापेक्ष आर्द्रता को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे उपकरण और संबंध, जैसे
हाइड्रोमीटर से कौन चीज़ मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से द्रवों का आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। उसके बाद हाइड्रोफोन से कौन चीज़ नापा जाता है? पानी के अंदर ध्वनि के तरंग की गणना किया जाता है। स्क्रू गेज कौन चीज़ करता है? तो बारीक तारों का व्यास मापने में। उसके बाद है आपका नैनोमीटर, गैस का दाब ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। आप पूछ लेगा नैनोमीटर का प्रयोग किस चीज़ में किया जाता है? तो याद रखिएगा गैस का दाब नापने में। फेडोमीटर का, तो फेडोमीटर जब भी आएगा तो समुद्र की गहराई नापने में किसका उपयोग किया जाता है? फेडोमीटर का। याद रखिएगा समुद्र की गहराई नापने में किसका उपयोग किया जाता है? फेडोमीटर का। गैस का दाब नापने में किसका उपयोग किया जाता है? मैनोमीटर को। कीरोस्कोप का उपयोग किया जाता है टीवी द्वारा प्राप्त चित्रों को देखने के लिए। तो इस तरह से देख सकते हैं एक प्रश्न से कितना सारा प्रश्न आपका बन रहा है। चलिए आगे का सेट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 आप लोग की स्क्रीन पे है। देखिए यहाँ पे बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन इससे रिलेटेड कोई दूसरा प्रश्न पूछेगा तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे 54 नंबर प्रश्न में दिया गया है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? सबसे कम किसका तरंग दैर्ध्य होता है? तो बड़ी आसानी से आंसर हम लोग जानते हैं। जो अगर तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक पूछता तो लाल होता, और सबसे कम पूछा है तो बैगनी होगा। किसका? बैगनी। अब देखिए यहाँ पे इसका रिलेटेड सभी प्रश्न का आंसर दिया गया है। क्या बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? सबसे कम होता है। बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य जो होता है वह सबसे कम होता है। तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक किसका होता है? लाल रंग का होता है। अभी आप लोग को बताए हैं। बैगनी रंग का परिकिरण सबसे अधिक होता है। अब देखिए पूछ लेगा किस रंग का परिकिरण सबसे अधिक होता है? तो परिकिरण जब पूछे तो उल्टा हो जाता है। बैगनी का परिकिरण सबसे अधिक होता है और लाल रंग का परिकिरण सबसे कम होता है। लेकिन अगर तरंग दैर्ध्य पूछेगा तो लाल रंग का सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये उल्टा हो जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझने के लिए मिल गई। अब इस 4 प्रश्न में से आपको कोई भी पूछे तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम? बैगनी का। किसका सबसे अधिक? लाल का। और पूछ लेगा परिकिरण किसका सबसे अधिक? तो बैगनी का। परिकिरण सबसे कम किसका? तो लाल का। और यहाँ पे एक प्रश्न और दिया गया है, कहा गया आकाश का रंग नीला प्रकाश के परिकिरण के कारण ही होता है। नीला प्रकाश जो है वह परिकिरण होता है, इसीलिए आकाश का रंग नीला प्रकाश के परिकिरण के कारण ही होता है। ठीक है, चलिए तो इतना प्रश्न आपको इस चीज़ से बन गया, जो परिकिरण के कारण क्या होता है? आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको बड़ी आसानी से समझ में आ रहा होगा। और आप लोग को इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग PDF चैनल का लिंक, इस टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है नीचे, PDF वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत आसान प्रश्न पूछा गया, कहा गया कार्य का मात्रक क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कार्य का मात्रक जो होता है वह क्या होता है? जूल होता है। अब देखिए इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आएगा आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भौतिक राशि दिया है और उसका SI यूनिट दिया गया है। जैसे कहा है लंबाई का SI मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ताप का SI मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। पदार्थ की मोल का SI मात्रक, पदार्थ परिमाण का SI मात्रक मोल होता है। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक हम लोग जानते हैं कैंडेरा होता है। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। और दाब का SI मात्रक पास्कल होता है। वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक बार होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें से कोई भी आपको SI यूनिट पूछ ले तो आप अगर यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा तो इसके बाद आपको एक भी प्रश्न यहाँ पे गलत नहीं होगा। तो इसीलिए आप लोग को बोले हैं, जो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ये चीज़ जरूर हमको बताइएगा तो क्या इसी टाइप का आपको वीडियो बना के दिया जाए, या आपको फिर सिर्फ ऑब्जेक्टिव इस तरह से प्रश्न दिए और आंसर बताए इस तरह से करवाया जाए। ये चीज़ आप लोग जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। चलिए आगे की प्रश्न 56 नंबर आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो बड़ी आसानी से हम लोग जानते हैं प्रकाश वर्ष जो होता है ये दूरी की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष कौन चीज़ की इकाई है? दूरी की इकाई है। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट दिया है प्रकाश वर्ष लंबी दूरी की यूनिट है। प्रकाश वर्ष जो है लंबी दूरी को नापने के लिए एक यूनिट है। अब देखिए यहाँ पे फिर से भौतिक राशि और मात्रक दे दिया है आपको, जो कि अभी वहाँ पे हम लोग देखे थे। जो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। ताप का SI मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। उष्मा का SI मात्रक जूल होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। और विद्युत आवेश का SI मात्रक पूछे तो कूलाम होता है। तो इसमें देखिए कि विद्युत आवेश जुड़ गया, उष्मा जुड़ गया और ताप जुड़ गया, बाकी सब पीछे वाला में भी था। तो इस तरह से आप यहाँ पे रिवाइजिंग होते होते आपको क्या होगा, प्रत्येक प्रश्न आपको याद ही हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग के स्क्रीन पे है।
क्या कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका देखिए आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कौन, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ध्वनि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ऑप्शन सी हो गया। अब आंसर हमको पता चल गया जो ध्वनि जो होता है ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अब इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है वो सभी यहाँ पे दिया है, जिसे कहा गया है ध्वनि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है। अब पूछ लेगा ध्वनि तरंग कैसा तरंग है, अनुदैर्घ्य या अनुप्रस्थ, तो हम लोग जानते हैं ध्वनि जो हो जाएगा ये अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगा। उसके बाद है अयांत्रिक तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, अयांत्रिक तरंग जो होगा उससे हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों प्रोटॉन की बनी होती है, सभी विद्युत चुंबकीय तरंग जो होगा वह कौन चीज़ का, प्रोटॉन का बना होता है। याद रखिएगा सभी विद्युत चुंबकीय तरंग, जो भी विद्युत चुंबकीय तरंग है उसको हम लोग प्रोटॉन का बना होता है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग का परिसर 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁴ मीटर तक होता है। उसके बाद कहा गया है गामा विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंग और खोजकर्ता कौन है, तो पॉल विरार्ड, रेडियन तरंग का मार्कोनी, ठीक है, और कुछ था यहाँ पे छोड़ दिए हैं। तो इस तरह से देखिए एक प्रश्न से कितना सारा प्रश्न आपको बन रहा है यहाँ पे। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 58वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे 58वां प्रश्न में प्लांक नियतांक का मान जूल सेकेंड में होता है, कितना होता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को बताना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आंसर नीचे आपको दिया गया है। प्लांक नियतांक का मान जो होता है 6.63 × 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड होता है, 34 जूल पर सेकेंड। अब यहाँ पे जूल पर सेकेंड नहीं दिया है, जूल सेकेंड नहीं दिया है, तो यहाँ पे समझ जाइएगा जूल सेकेंड होगा। अब कहा गया प्लैंक ने क्वांटम का सिद्धांत एवं एक क्वांटम की ऊर्जा का समीकरण दिया था E = hv, ठीक है। तो यहाँ पे आप हो गया प्लैंक जो है क्वांटम का सिद्धांत दिया था, ये आपको एक प्रश्न यहाँ पे बन गया, ठीक है। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, हल्दी जो होता है हल्दी, वह हल्दी जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं हल्दी जो है पौधे के तना से प्राप्त किया जाता है, कौन चीज़ से, तना से। अब देखिए यहाँ पे इसका डिटेल भी दिया गया है। कहा गया है भूमिगत तने या जड़, भूमिगत तने या जड़, और उदाहरण जैसे कंद आलू में, धनकंद बंडा या केसर में, और शकरकंद जो हो जाएगा ये प्याज उदाहरण के लिए, परकंद हो जाएगा हल्दी या अदरक, मूली हो जाएगा तुर्क रूपी, और गाजर हो जाएगा शंकु रूपी, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूछ लिया जाता है। और नीचे में दिया गया है जड़ों का उदाहरण है गाजर, मूली, चुकंदर, सरजम, ठीक है, ये उदाहरण में दिया गया है। चलिए आगे के प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए कहा गया यहाँ पे श्वेत रक्त कणिका कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग जानते होंगे श्वेत रक्त कणिका जिसे ब्लड 2 प्रकार का होता है, जिसमें एक होता है RBC और दूसरा होता है कौन, WBC। तो ये WBC जो होता है उसी को कहा जाता है श्वेत रक्त कणिका। देखिए ये जो होता है ये आपका 5 प्रकार का होता है, कितने, 5 प्रकार का। अब यहाँ पे 5 प्रकार दिया गया श्वेत रक्त कणिका में, 5 प्रकार होता है। ईसानिफिल जो कि 1 से लेकर 4% तक रहता है, ये शरीर प्रतिरक्षक और संवेदनशीलता के प्रति उत्तरदायित्व होता है। इसका काम क्या है वह भी यहाँ पे आपको दे दिया गया है। उसके बाद है वेसोफिल्म, वेसोफिल्म 0 से 5% होता है, जो कि एलर्जी के प्रति संवेदनशील होता है, कौन चीज़ के, एलर्जी के प्रति। उसके बाद एक दिया है रिफोसाइट्स जो कि 25 से 30% पाया जाता है, जिसमें प्रतिरक्षकों को बनाती है, जो कि जीवाणु से लड़ने के लिए। उसके बाद है न्यूट्रोफिल्म जो कि जीवाणु एवं अन्य जीवों से लड़ने के लिए 50-70%। मोनोसाइट्स जो कि 2 से 3% हानिकारक जीवाणुओं और रोगाणुओं को भक्षण करती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है श्वेत रक्त कणिका 5 प्रकार के पाया जाता है। देखिए आज के ये फर्स्ट क्लास इस टाइप का था, तो इसीलिए आज सिर्फ और सिर्फ 10 प्रश्न लिए हैं। अगर आप लोग का कमेंट आएगा अगर
तो ऐसे ही वीडियो बनाइए, तो आपको अधिक से अधिक प्रश्न और पूरा ऐसे ही डिटेल से आप लोग को हम बताएंगे। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।